So the next part in this chapter is heat transfer. हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र तीन तरीके से होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में सिर्फ एक ही टाइप की इक्वेशन से हमारा काम चल जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस की बात होगी और रेजिस्टेंस को कंबाइन करने की बात होगी और जंक्शन का टेम्परेचर निकालने की बात होगी। हीट कन्वेक्शन में, जिसमें मास भी फ्लो होता है ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटीज ड्यू टू ग्रेविटी, इसके अंदर सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है, कोई इसमें न्यूमेरिकल नहीं बनता। एंड थर्ड पार्ट हीट रेडिएशंस, स्पेशली जब सन से अर्थ में लाइट आती है तो उसके अंदर थोड़ा सा थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों का एक अच्छा मेल है। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो दो ही जगह से क्वेश्चन आते हैं, हीट कंडक्शन में वो टेम्परेचर निकालने वाला और हीट रेडिएशन के अंदर वो पावर्स को रिलेट करने वाला या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को अप्लाई करने से टेम्परेचर डिफरेंस या टाइम पीरियड निकालने का। मतलब कंडक्शन और रेडिएशन से ही एग्जाम में क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर आप लोगों ने टॉपिक अच्छे से एक बार देख रखे हैं, बेसिक चीज़ों का अगर आपको आइडिया है, यू नो बेसिक इक्वेशंस, आप एक बार पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चंस अगर नहीं होते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि मैं उन बेसिक चीज़ों के ऊपर ही आपको जो अगली लेयर होती है, जो अगला कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। हाँ, अगर आपने ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, पहली बार आइटम देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक से चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हीट ट्रांसफ़र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हीट कंडक्शन। तो हीट कंडक्शन का सिंपल सा प्रिंसिपल है कि लेटस से कोई एक रॉड है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ये इसकी लेंथ है एल, और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इसकी के है, राइट। तो अगर आप इस रॉड पे एक एंड पे 0 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और दूसरे एंड पे 100 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो क्या होता है, ये वाला रॉड गर्म, ये वाला एंड ठंडा हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। तो ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर इनके बीच में हीट का फ्लो चालू हो जाता है, ठंडी जगह से हीट फ्लो होना चालू हो जाती है। तो बच्चों, शुरू में तो क्या होता है कि गर्म वाली जगह ज़्यादा गर्म होती है, और उसके बाद जब ये ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो शुरू में तो इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, नो लॉस टू एटमॉस्फेयर। आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जितनी हीट एंटर करेगी किसी भी एरिया में, जितनी हीट एंटर करेगी उतनी हीट एग्जिट कर जाएगी, यानी जितनी हीट एंटर करेगी उतनी ही निकल के बाहर आ जाएगी। समझे? जितनी हीट ने एंटर किया उतनी हीट ने बाहर आ गया। सो दिस फ्लो इज कॉल्ड एज स्टडी स्टेट फ्लो। स्टडी स्टेट फ्लो का मतलब वो फ्लो ऑफ हीट जब हीट या जब इस रॉड के अंदर कहीं पे भी हीट का लॉस या अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, जितनी हीट एंटर करेगी इस एरिया में उतनी हीट निकल जाएगी, यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड थ्रू एनी ऑफ द एरिया रिमेन्स कांस्टेंट अंडर स्टडी स्टेट। दूसरी बात, स्टडी स्टेट का मतलब यह होता है कि यहां पे इस रॉड के अंदर अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग टेम्परेचर होंगे, लेकिन जिसका जो भी टेम्परेचर होगा वो फिक्स रहेगा, वो अब चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसके पास जितनी हीट आएगी उतनी चली जाएगी, वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो उसी चीज को हम लोग स्टडी स्टेट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो सबसे पहले यहां पे सीखने वाली बात यह है, स्टडी स्टेट स्टडी स्टेट से दो चीजें आपने दिमाग में रखनी है। एक तो पहली चीज, हीट करंट, ये आई को मैं हीट करंट कह रहा हूं, दैट इज Q बाय डेल्टा टी, दैट इज हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, हीट करंट IH remains constant for all the area of cross sections. So it remains constant throughout all the areas of the cross section. दूसरी चीज स्टडी स्टेट के अंदर बच्चों,
कि टेम्परेचर डज नॉट ऑफ एनी पॉइंट on the rod remains fixed। तो इस रॉड पे अगर यहाँ का 0 डिग्री है, यहाँ का 100 है, तो बीच का टेम्परेचर 50 डिग्री मेंटेन रहेगा। अब ये 50 का 51 नहीं होगा, लेकिन हाँ अलग अलग पॉइंट का टेम्परेचर अलग होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसा भी होगा जिसका 25 डिग्री है, कोई पॉइंट ऐसा भी होगा जिसका 75 डिग्री है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट फिक्स होता है, टेम्परेचर चेंज 0 हो जाता है। मतलब बेसिकली टेम्परेचर जो है वो डिस्टेंस के साथ तो वेरी करता रहेगा, लेकिन टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। स्टडी स्टेट, दिस टर्म इज रिलेटेड विद टाइम। समय के साथ कोई भी चेंज नहीं हो रहा, हीट करंट कांस्टेंट हो गया और टेम्परेचर भी फिक्स हो गया हर पॉइंट का। और इस कंडीशन पे, सो अंडर स्टडी स्टेट ये जो हीट करंट है ये प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यहीं से आपका बन जाता है I इज इक्वल टू K टाइम्स A टाइम्स डेल्टा T बाय L। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही है हीट करंट। यानी कितना हीट करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा, ये हीट करंट I विल बी इक्वल टू K, दिस K इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, राइट। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बेसिक से बता दिया है, बट मुझे ये डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना चाहिए था कायदे से, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। इसी को मैं रीराइट कर रहा हूँ, इसी को मैं आई को लिख सकता हूँ डेल्टा टी अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस RTH। RTH थर्मल रेजिस्टेंस कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग लिखते थे V/R, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, वैसे यहाँ पे वोल्टेज की जगह टेम्परेचर डिफरेंस, और ये डेल्टा T विल बी, सॉरी, ये जो थर्मल रेजिस्टेंस है RTH, दिस विल बी इक्वल टू L अपॉन कंडक्टिविटी इनटू A। सो कई बार हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस की मदद से सॉल्व करेंगे, कई बार हम लोग इस इक्वेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। यही है बेसिक। और स्टडी स्टेट का मीनिंग क्या होता है, ये इतना जनरली बच्चों को पता होता है, लेकिन अब मैं जो तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा, बच्चों उन क्वेश्चंस के थ्रू इसके कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश कीजिएगा, राइट। मैं एक एक करके 2-3 अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। तुम देखोगे कि उन क्वेश्चंस की मदद से उसके अंदर जो छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं वो ही नहीं आते हैं बच्चों को। देखिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, अंडर स्टडी स्टेट एक रॉड है जिसका नॉन यूनिफॉर्मल, इसका एरिया नॉन यूनिफॉर्म है। लेट्स से ये T0 है, या ये 2T0 है, और ये T0 है, और हमें बोल दिया अंडर स्टडी स्टेट। सो जैसे जैसे इसके अंदर से हीट करंट, आप देख सकते हैं यहाँ से हीट करंट अंदर जाएगा, राइट, और यहाँ से निकलेगा। तो हमें 2 पॉइंट दे दिए हैं, जैसे एक पॉइंट ये दे दिया, लेट्स से दिस इज A1, और एक एरिया ये दे दिया E2। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग will remain same for both A1 and A2. Option A heat current, option B temperature difference, option C delta T by delta L, which is basically temperature gradient, option D
कंडक्टिविटी, मोर देन वन करेक्ट। तो बच्चों यहां पे इसने बोल दिया स्टडी स्टेट। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये स्टडी स्टेट की बात कर रहा है। तो स्टडी स्टेट में क्या होता है कि करंट कांस्टेंट होता है थ्रू ऑल द एरियाज। आई बात समझ में? तो आप देख सकते हैं बच्चों, चाहे ये वाला एरिया हो, यानी यहां से जितनी हीट इंटर करेगी उतनी एग्जिस्ट करनी जरूरी है, तभी स्टडी स्टेट मानी जाएगी। यानी ये करंट अगर आई है तो इससे निकला भी आई, फिर ये इसके अंदर घुसेगा, ये भी आई, और इससे निकला भी आई। यानी ये जितने भी एरियाज हैं, भले ही वो ए चेंज होता रहेगा लेकिन आई सेम रहेगा बच्चों, क्योंकि ये स्टडी स्टेट है। तो पहले वाला अगर मैं इससे आंसर कहूंगा तो ए ऑप्शन ट्रू है। कंडक्टिविटी जो है वो चेंज हो सकती है, वो बदल सकती है, वो वेरी कर सकती है, वो डिपेंड कर देगा मटेरियल कैसा है। हो सकता है मटेरियल की कंडक्टिविटी वेरी कर रही हो सकता है यहाँ पे ज्यादा कंडक्टिव हो, बाद में कम कंडक्टिव हो। कंडक्टिविटी वेरिएबल हो सकती है, कंडक्टिविटी रेडियस पे डिपेंड कर सकती है, लेकिन बच्चों यहाँ पे करंट जो है वो 100% सेम रहेगा। चाहे कंडक्टिविटी वेरी कर दो, चाहे एरिया वेरी कर दो, चाहे कुछ भी वेरी कर दो, करंट रिमेन सेम। और देखिए, अब क्योंकि करंट रिमेन सेम है तो इसको मैं लिख सकता हूं के ए डेल्टा टी बाय एल। जो हम लोग एल लिखते थे उसको कभी कभी डेल्टा एल भी लिखा जा सकता है। इस चीज को टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा जाता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट, या इसको कभी कभी डी टी बाई डी एक्स भी लिखा जाता है, डी टी बाई डी एल भी लिखा जाता है। अब खुद ही आप देखो बच्चों, ये कांस्टेंट है, अगर मान लो सेम मटेरियल तो ये भी कांस्टेंट है, तो यहां से डी टी, ये जो डेल्टा टी बाय डेल्टा एल है, डेल्टा टी बाय डेल्टा एल, ये आ जाएगा आई बाय के ए। तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं एरिया बढ़ रहा है, करंट तो कांस्टेंट है, कंडक्टिविटी भी अगर मैं सेम मटेरियल मान लूं, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मान लूं, तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे ये टेम्परेचर ग्रेडियंट घटेगा। तो यहां पे जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं सेम नहीं रहेगा, दिस विल डिक्रीज। व्हाट अबाउट टेम्परेचर डिफरेंस? टेम्परेचर डिफरेंस के लिए फिर अपने को थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, बट ऑफ कोर्स यहां पे एक चीज तो पक्की है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट घटेगा। सो आई होप यहां पे पकड़ने वाली बात ये, स्टडी स्टेट की जो डेफिनेशन है, करंट, हीट करंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट दिस। एग्जाम्पल नंबर 2, एक रॉड है, इसकी लेंथ है L, इसकी कंडक्टिविटी K है, इसके बगल में एक दूसरी रॉड है, इसकी लेंथ भी L है, इसकी कंडक्टिविटी 2K है। राइट, हमसे पूछा है फाइंड, अगर यहां का इस वाले का टेम्परेचर है T1, यहां का टेम्परेचर है T2, तो हमसे पूछा है पहले तो फाइंड आई हीट बताओ। ये सारी चीजें अंडर स्टडी स्टेट की हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का आप ए और ए ले लेंगे। सेकंड, हमसे पूछा है फाइंड टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, एंड फाइंड के इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ दिस सिस्टम बताओ। अच्छा, कभी कभी आप डायग्राम में देखोगे बच्चों, वो कुछ ऐसा डायग्राम बना के देंगे आपको, खासकर एनसीईआरटी के अंदर, ये इसको भी चारों तरफ से बंद करके दिखाई देंगे। वो ये बोलने का पर्पस ये होता है कि जो भी हीट का करंट है ना, जो भी यहाँ से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो वेस्ट नहीं हो रही, नहीं तो इस सराउंडिंग में अगर हीट चली जाएगी ना तो हमारी इक्वेशन फिर गड़बड़ हो जाएगी। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि स्टडी स्टेट में अगर जिस पॉइंट से जितनी हीट एंटर कर रही है पूरी खटाखट यहाँ से ट्रांसफर होते हुए आगे सेम करंट यहाँ पे निकल के जा रहा है। स्टडी स्टेट में पूरी इसमें सेम करंट फ्लो होना चाहिए। अगर मान लो इसमें से कुछ बाहर निकल गया तो यहाँ कम करंट पहुंचेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई लॉस नहीं है, नो लॉस, इसीलिए ऊपर ऐसी क्लैडिंग बनाई जाती है। तो अगर मुझे हीट करंट लिखना हो तो आपके लिए तो आपको ये दो रॉड दो रेजिस्टेंस की तरह दिखने चाहिए, और वो भी दो रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, राइट। और यहां का टेम्परेचर कितना है T1 और यहां का टेम्परेचर कितना है T2, और हमसे पूछा है हीट करंट बताओ I। तो बिल्कुल आप यहाँ पे जैसे आप इलेक्ट्रिक सर्किट में करते थे वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हो। सीधा अगर मैं I लिखूं, सो दैट विल बी टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन R इक्विवेलेंट, दैट इज R1 प्लस R2। तो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा
T1 माइनस T2 अपॉन R1, R इक्वल टू मैंने आपको बताया R इक्वल टू L अपॉन KA होगा, राइट। तो जब आप R1 लिखोगे तो वो हो जाएगा L बाय KA। देखो एरिया दोनों का सेम दे रखा है और यहाँ पे L अपॉन 2KA, दिस विल बी योर हीट करंट। आई बात समझ में? सेकंड, अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो जंक्शन, ये समझ में आना है बच्चों, मैंने सीधा हीट करंट ऐसे लिख देंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। ये सेकंड कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये बीच का टेम्परेचर पूछ रहा है जंक्शन का। कुछ इस तरह से जैसे हमें इस पॉइंट का टेम्परेचर पूछ रहा है ये, राइट। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में लिखा करते थे बच्चों, सेम चीज यहां पे भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में लिखा करते थे, सेम चीज यहां पे भी लिख सकते हैं कि लेटस से यहां का टेम्परेचर है T, लेटस से यहां का टेम्परेचर कितना है T। तो आप देख सकते हैं जितना करंट इधर से आएगा उतना इधर से उधर चला जाएगा। तो अगर मैं आने वाले करंट की बात करूं, अच्छा करंट लिखते टाइम, इस पॉइंट पे करंट लिखते टाइम याद रहे टेम्परेचर सही से पुट करना है। तो कैसे लिखोगे? करंट हमेशा फ्लो होता है हाई टू लो, ये हाई है वो लो है। तो अगर मैं I1 की वैल्यू लिखूं तो हो जाएगा K A बाय L, K पूरे का K है, A बाय L इंटू डेल्टा T। जब लिखोगे तो बड़े ध्यान से लिखना बच्चों, क्या होगा वो T1 माइनस T, राइट, T1 माइनस T। और जब मैं दूसरी तरफ के लिए करंट लिखूंगा I2, यहां से यहां तक का, इस जंक्शन से इधर का, तो अब इन दोनों में T2 छोटा है, T जंक्शन का बड़ा होगा। तो यहां से I2 विल बी KA बाय 2KA, याद रहे इसका 2KA है, बाय L टाइम्स T माइनस T2। और क्योंकि अंडर स्टडी स्टेट है, स्टडी स्टेट में सारे करंट I1 इक्वल टू I2 होना चाहिए अंडर स्टडी स्टेट। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा KA बाय L टाइम्स T1 माइनस T विल बी इक्वल टू 2KA बाय L टाइम्स T माइनस T2। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से अपने पास आ जाएगा T1 माइनस T विल बी इक्वल टू 2T माइनस 2T2। तो ये इधर गया, T विल बी इक्वल टू T1 माइनस T1 प्लस प्लस 2T2 अपॉन 3। आई बात समझ में? तो ये अपना सेकंड पार्ट हो जाएगा। इसका मैं तुमको एक शॉर्टकट, एक अच्छा मेथड भी कराऊंगा अगले क्वेश्चन में, अभी नहीं। थर्ड पार्ट पूछा हमसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब समझो, बेसिकली क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब, ध्यान से इन जनरल करा रहा हूं, देखो बच्चों ये इन जनरल अगर आपने सीख लिया तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो बेसिकली क्या है, ये इसका K1 था, इसका L1 है, इसका एरिया A1 है, इसका K2 है, इसकी लेंथ L2 है, इसकी लेंथ L2 है और एरिया A2 है। अगर मैं R इक्विवेलेंट लिखूं, R इक्विवेलेंट तो हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 जब आप लिखोगे तो हो जाएगा L1 K1 बाय A1, राइट, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, L1 बाय K1 A1 प्लस L2 बाय K2 A2। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब ये है बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि सेम डायमेंशन के अंदर अगर मैं एक ही K भर दूं, सेम डायमेंशन के अंदर, डायमेंशन वही होनी चाहिए, सेम डायमेंशन के अंदर अगर मैं एक ही K भर दूं, K इक्विवेलेंट, तो उसकी कंडक्टिविटी भी वही आनी चाहिए जो इसकी आई है। तो अगर मान लो इधर भी मैंने K भर दिया, इधर भी K इक्विवेलेंट भर दिया, तो ये R1 कितना हो जाएगा? सो दिस विल बी, देखो डायमेंशन वही रहेगी, L1 बाय, बस नीचे K इक्विवेलेंट टाइम्स A1 प्लस L2 बाय K इक्विवेलेंट टाइम्स A2।
और इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास K इक्विवेलेंट आ जाएगा, K इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू L1 by A1 प्लस L2 by A2 अपॉन L1 by K1 A1 प्लस L2 by K2 A2। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि सेम शेप, सेम साइज, सेम लेंथ, सेम एरिया में डायमेंशन भी वही, कॉम्बिनेशन भी वही, बस आपने K1 K2 की जगह K इक्विवेलेंट डाल देना है और उससे फिर R इक्विवेलेंट लिख देना है और K1 K2 के साथ R इक्विवेलेंट लिख देना है, दोनों को इक्वेट कर देना है, तो K इक्विवेलेंट के टर्म्स में आ जाएंगी चीजें। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं सेम चीज, अगर मैं आपसे पूछता ये K1, ये L, ये A1, ये भी L है, ये K2 है और ये A2 है, इन दोनों को ऐसे कंबाइन कर दिया है। हमसे पूछा है फाइंड K इक्विवेलेंट, तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की कहानी क्या होती है भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन की कहानी ये होती है 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, राइट। ये दो पैरेलल में, ऊपर भी हीट जा रही, नीचे भी हीट जा रही, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है दोनों के लिए, राइट। तो ये हीट करंट अलग अलग हो जाएगा लेकिन दे आर इन पैरेलल। तो अब क्या करें? R होता है L/K, तो 1/R क्या होगा? K by L। तो 1/R1 प्लस 1/R2 जब मैं R इक्विवेलेंट लिखूंगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा? K1L अपॉन A1 प्लस K2L अपॉन A2। अब निकालना K इक्विवेलेंट है, तो K इक्विवेलेंट निकालने का मतलब ये है कि अब आपने इन दोनों के अंदर सेम K भर दिया, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, यहां पे भी K भर दिया, यहां भी K भर दिया, दोनों के अंदर अगर आपने सेम K भर दिया। अब ये भी पैरेलल में, ये शेप ही तो सेम है, कॉम्बिनेशन तो वही है, तो ये भी आप क्या लिखोगे? 1/R1 प्लस 1/R2। बस अब R1 R2 में L1 A1 सेम होगा, L2 A2 वही होगा, लेकिन कॉम्बिनेशन भी वही होगा, लेकिन K की जगह K1 K2 की जगह K इक्विवेलेंट डाल दोगे हर जगह, K इक्विवेलेंट। तो क्या हो जाएगा? ये K इक्विवेलेंट L by A1 प्लस K इक्विवेलेंट L by A2। यहां से अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो अपने पास K इक्विवेलेंट आ जाएगा। सो दैट इज, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये L, इन दोनों चीजों को आपस में रिलेट करना है, क्योंकि K1 K2 को K इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ एंड L के टर्म्स में, लेकिन L तो कट ही गए। सो दिस विल बी K1 by A1 प्लस K2 by A2 अपॉन 1/A1 प्लस 1/2। अब ये K इक्विवेलेंट की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कैसा भी कॉम्बिनेशन आ जाए